एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बाइगेमी के बारे में कि सेक्शन 82 बीएनएस या फिर आप ये कहें सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी डील करते हैं किस चीज से, कौन से ऑफेंस से, दैट इज बाइगेमी। बाइगेमी क्या कहता है? बाइगेमी ये कहता है, यानी कि जो सेक्शन है उसके इंग्रेडिएंट ये है कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस के लिविंग रहते हुए मैरिज के डिजोल्व हुए बिना किसी दूसरी शादी में एंटर करता है और एक ऐसी शादी में एंटर करता है जिसकी वजह से उसकी जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड हो जाती है, तो ऐसा हस्बैंड या वाइफ लायबल रहेगा किसके लिए? ऑफेंस ऑफ बाइगेमी के लिए। तो अगर आपको सेकंड मैरिज में एंटर करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहली चीज आप यह प्रूव कर दे कि जो फर्स्ट मैरिज से उसका स्पाउस था वो उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर आप ये कह दें कि हमारी मैरिज डिजोल्व हो चुकी है एंड कोर्ट्स ने उसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर दिया है। उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो सिंगल का स्टेटस हो जाता है, आप लीगली मैरिड नहीं रहते, तो आप सेकंड मैरिज में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्पाउस के लिविंग रहते हुए या फिर आप ये कहिए कि कोई इस तरह की दूसरी मैरिज में एंटर करना जिसकी वजह से जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाए, उसमें हम उस हस्बैंड को या वाइफ को, जो भी एरिंग पार्टी है जिसने भी वो सेकंड मैरिज की है, उसको बाइगेमी के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि उसमें इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, अप टू 7 years हो सकती है, प्लस फाइन विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, ये आपका क्लोज वन बात करता था बाइगेमी के रिगार्डिंग सेक्शन 82 बीएनएस का। इसके साथ साथ हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा जो कि इस बारे में था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हस्बैंड या वाइफ की डेथ भी नहीं हुई हो या फिर आपकी मैरिज डिजोल्व नहीं हुई हो, फिर भी सेकंड मैरिज में एंटर कोई भी स्पाउस उनमें से कर सकता है और उसके लिए वो ऑफेंस ऑफ बाइगेमी के लिए लायबल भी नहीं होगा। तो एक्सेप्शन ने कुछ 3 ऐसी कंडीशन ले डाउन की थी कि अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करके आप सेकंड मैरिज में एंटर करते हैं तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये है कि जिस दिन आप सेकंड यानी कि सब्सिक्वेंट मैरिज में एंटर कर रहे हैं उससे प्रीसीडिंग 7 years में आपका हस्बैंड या वाइफ आपके साथ नहीं रह रहा। सेकंड चीज आपको ये भी प्रूव करनी है कि वो क्यों नहीं रह रहा। ये तो है ही नहीं, आपको आइडिया तो कुछ है ही नहीं कि वो लिविंग है, डेड है, आपके साथ नहीं है, एक डेजर्टेड काइंड ऑफ लाइफ आप जी रही है। और सेकंड चीज जो प्रूव करनी है वो ये है कि इन 7 सालों में, इस इंटरवल में आपने किसी से उसके बारे में ये भी नहीं सुना कि वो लिविंग है। हो सकता है आपने ये भी नहीं सुना हो कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो सेक्शन की डिमांड है, जो एक्सेप्शन की डिमांड है वो ये है कि आपने किसी से ये नहीं सुना कि वो लिविंग है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जब आप सेकंड मैरिज में एंटर करते हो तो आपने कोई भी फैक्ट्स मिसरिप्रेजेंट नहीं किए। आपने अपनी फॉर्मर मैरिज के बारे में, अपने फॉर्मर स्पाउस के बारे में, उसके 7 साल के एब्सेंस के बारे में सारे के सारे फैक्ट्स आपने कन्वे कर दिए हैं सेकंड मैरिज से जो आपका स्पाउस बना है उसको। तो अब ये जो सेकंड मैरिज है ये आपकी बाइगेमस मैरिज नहीं कहलाएगी। भले ही हो सकता है आपका जो फर्स्ट मैरिज स्पाउस है वो कहीं लिविंग भी हो, लेकिन आपने नहीं सुना है पिछले 7 सालों में, और मैरिज तो आपकी फॉर्मली डिजोल्व हुई नहीं किसी कोर्ट के जरिए, किसी डिक्री के जरिए। ठीक है, तो उस केस में ऑफेंस ऑफ बाइगेमी से आप बच सकते हैं। सेकंड जो क्लॉज है सेक्शन 82 बीएनएस का वो ये बात करता था कि अगर आप सेकंड मैरिज में एंटर करते हैं फर्स्ट मैरिज के सबसिस्टिंग होते हुए, लिविंग होते हुए, और आप सेकंड मैरिज से जो स्पाउस है उसको फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट करके आप अपने फैक्ट्स को कंसील करके ये छुपा लेते हैं कि ऑलरेडी मेरी फर्स्ट मैरिज हो चुकी है, तो फिर जो आपकी सजा है वो बढ़ जाती है और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years आइदर डिस्क्रिप्शन के उस पर्सन को दी जा सकती है, प्लस फाइन विल बी इंक्लूडेड। ये हमने बाइगेमी के डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कोई कन्वर्जन कर लेता है इस्लाम में तो क्या वो सेकंड मैरिज में एंटर कर सकता है, या फिर हमने ये पढ़ा कि क्या ये बाइगेमी का जो सेक्शन है ये इस्लामिक जो पर्सन्स हैं या फिर आप ये कहें मोहम्मदन जो हस्बैंड है उन पे लागू होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हमने बहुत लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस किया था, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क डिसीजन था, जिसमें 4 पिटिशनर्स थे जिनके हस्बैंड्स ने क्या किया था। एक इनमें सोसाइटी थी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी थी,
और बाकी 3 क्या थी, पिटिशनर्स थी इंडिविजुअल, जिनके हस्बैंड्स ने क्या किया था कि अपना धर्म कन्वर्ट करके दूसरी शादी में एंटर कर लिया था। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कांट यूज द रिलीजन एज ए मॉकरी। आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से किसी धर्म का यूज नहीं कर सकते, मजाक नहीं बना सकते। और भले ही आपने सेकंड मैरिज इस्लामिक धर्म में जाके एंटर की है, सोलनाइज की है, लेकिन जो फर्स्ट मैरिज थी उससे जो राइट्स, जो ड्यूटी जो उस लेडी के फेवर में अराइज हुए थे, वो आपके ओवर नहीं हो जाते। जस्ट बिकॉज आपने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, कन्वर्जन कर लिया है, आपकी जो फर्स्ट मैरिज है वो ऑटोमेटिक डिसोल्व नहीं होती, तो आप बाइगेमी के लिए लायबल रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि ये 1980s में 1990s में एक ट्रेंड बन गया था मोनोगेमी का डिफ्यूट करने के लिए, मोनोगेमी का पॉलीगेमी में बदलने के लिए, सेकंड मैरिज में एंटर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब हम बात करते हैं बाइगेमी की, तो उसमें मैंने उसको सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस से कनेक्ट किया था, और हमने पढ़ा था कि कौन पर्सन ऐसा है जो पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 219 का हमने रेफरेंस लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 219 क्या कहता है। 219 कहता है कि जो मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनमें एग्रीव्ड पर्सन पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक हमने 2011 का डिसीजन पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया कि ये जो एग्रीव्ड पर्सन है, ये सेकंड मैरिज से अगर कोई वाइफ है वो भी हो सकती है, क्योंकि जिस लॉडेबल पर्पज के लिए, जिस सोशल पर्पज के लिए इस सेक्शन को इनेक्ट किया गया है, बाइगेमी को प्रोहिबिट किया गया है, अगर हम सेकंड वाइफ को उसमें नहीं मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह दीजिए कि इस सेक्शन का मिसयूज है, और जो अक्यूज्ड है, जो एक्चुअल में रॉन्ग डूअर है, उसको उसका फायदा मिल सकता है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे अगर रीजनेबल लगता है, तो कोर्ट्स जो है वो उसको भी एग्रीव्ड पर्सन मान सकते हैं जो सेकंड मैरिज से स्पाउस है, और स्पेशली इन द केस ऑफ वाइफ। फिर हम आते हैं प्रोवाइजो सी पे। प्रोवाइजो सी ये कहता है, जो थर्ड प्रोवाइजो है वो बात करता है कि अगर मान लो एग्रीव्ड पर्सन वाइफ है, यानी कि फर्स्ट मैरिज से हस्बैंड ने सेकंड मैरिज सोलेनाइज की है, और उसकी फर्स्ट मैरिज सब्सिस्ट कर रही थी, जो फर्स्ट मैरिज से जो वाइफ थी, अगर वो एग्रीव्ड पर्सन है, तो उस केस में सिर्फ वाइफ ही नहीं, उसका फादर, उसकी मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर, या फिर कोई और पर्सन विद द लीव ऑफ कोर्ट हु इज रिलेटेड टू दैट लेडी बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, उसके बिहाफ पे पिटीशन फाइल कर सकता है। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि वुमेन इतनी ज्यादा फ्रीडम में नहीं जी रही है, इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इतनी ज्यादा एनलाइटन्ड नहीं है अपने राइट्स को लेके, कि हर एक केस में हमें लगे कि वो अपना जाके खुद से भी केस फाइल कर सकती हैं, अपना जाके खुद से पिटीशन फाइल कर सकती हैं। तो उस केस में उसके बिहाफ पे कुछ एक हमने रिलेशंस देखे जो उसके बिहाफ पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उस लेडी को सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव था जो हमसे छूट गया था कल की क्लास में, वो था जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ बाइगेमी। क्योंकि मैं चाह रही हूँ बाइगेमी का टॉपिक ओवरऑल यहीं पे कंप्लीट हो जाए। अगर कोई बाइगेमस मैरिज होती है, तो हम पढ़ेंगे, जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो हम एक चैप्टर पूरा का पूरा डिवोटेड है किस चीज के रिगार्डिंग, जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, कि किसी क्राइम की क्या जुरिस्डिक्शन रहेगी, कहाँ पे आप उसको क्रिमिनल केस उसका फाइल कर सकते हैं, कौन से कोर्ट के पास उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन रहेगी। तो उसी में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 202 का क्लॉज 2, जो बात करता है कि अगर कोई बाइगेमस मैरिज से रिगार्डिंग अगर आपने कोई पिटीशन फाइल करनी है, कोई ऐसा केस फाइल करना है, तो आप कहाँ पे फाइल करेंगे। तो ये बताता है कि विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। सबसे पहले तो आपका राइट क्या है कि जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ, कौन सा ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ बाइगेमस मैरिज। तो बाइगेमस मैरिज कहाँ पे संपन्न हुई, जहां पे वो सोलेमनाइज की गई। तो सबसे पहली जुरिस्डिक्शन तो आप ये कह सकते हैं कि उस कोर्ट की बनती है जहां पे ऑफेंस हुआ है। और ये आप हर एक केस में देखते हैं, कोई भी क्रिमिनल केस हुआ है, चाहे वो मर्डर की बात करें, चाहे वो रेप की बात करें, आप थेफ्ट की बात करें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करें, किसी भी ऑफेंस के केस में आप ये क्लियर मान लीजिए कि जहां पे ऑफेंस हुआ है, और इवन सिविल केसेस में भी हम पढ़ते हैं कि जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है,
वहां की जुरिस्डिक्शन तो नो डाउट रहती ही है। तो यहाँ पे भी जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ, बाइगेमस मैरिज को सोलेमनाइज किया गया, उस जगह का जो लोकल जुरिस्डिक्शन का जो कोर्ट है वहां पे आपका केस फाइल हो सकता है। और कहां पे फाइल हो सकता है? द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड विद द फर्स्ट स्पाउस। जो ऑफेंडर है, मान लो ये कपल था हस्बैंड एंड वाइफ, तो हो सकता है वाइफ ने सेकंड मैरिज में एंटर किया हो, ये हो सकता है हस्बैंड ने किया हो। तो ये जो ऑफेंडर है, फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफेंडर है, तो जहां पे ऑफेंडर लास्ट रिजाइड करता था किसके साथ? द मैरिज द स्पाउस फ्रॉम फर्स्ट मैरिज। तो अगर डब्ल्यू ने शादी की है H1 के साथ ए प्लेस पे, और वो पहले रह रही थी H के साथ बी प्लेस पे, तो ए प्लेस की जुरिस्डिक्शन बनती ही बनती है, क्योंकि वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। ठीक है, बट ये कहता है कि साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन रहेगी। क्यों? वेयर द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड विद फर्स्ट स्पाउस। लास्ट टाइम जहां पे वो फर्स्ट मैरिज से जो स्पाउस था उसके साथ रह रहा था या रह रही थी, उस कोर्ट की भी लोकल जुरिस्डिक्शन में आप क्रिमिनल केस आपका फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और एक थर्ड और अल्टरनेटिव आपके पास है, लेकिन वो सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। जो वाइफ है जो फर्स्ट मैरिज से, वो जहां पे परमानेंटली रिजाइड करती है, तो एरिंग पार्टी कौन होना चाहिए? हस्बैंड होना चाहिए। HW ये कपल है, हस्बैंड ने क्या किया? W1 के साथ शादी कर ली। ठीक है, और ये जो शादी हुई है ये ए प्लेस पे हुई है, ये दोनों साथ रह रहे थे बी प्लेस पे, लेकिन अब डब्ल्यू क्या करती है? अब डब्ल्यू शिफ्ट कर जाती है सी प्लेस पे। तो पहली चीज, ए प्लेस पे आपका केस फाइल हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, लोकल जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट की है। क्यों? क्योंकि शादी कहां पे हुई है? ए पे, वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड। सेकंड चीज, वेयर द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड विद द स्पाउस फ्रॉम फर्स्ट मैरिज, तो बी प्लेस की भी जुरिस्डिक्शन है। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन है वो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, कि अगर विक्टिम, अगर एग्रीव्ड पर्सन कौन है? वाइफ है जो फर्स्ट मैरिज से उसके साथ मैरिड थी, वो जहां पे परमानेंटली रिजाइड करती है वहां पे भी वो अपना केस फाइल कर सकती है। उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन भी इस बाइगेमी के ऑफेंस पे बनती है। ये उन वाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए जो बहुत, ताकि उनको बहुत दूर ट्रेवल ना करना पड़े, उनको फाइनेंशियल बर्डन ना बियर करना पड़े, जहां पे वो परमानेंटली रिजाइड कर रही है वहां पे भी उनका केस फाइल हो सकता है, पिटीशन वो लगा सकती है। क्लियर है? तो ये जुरिस्डिक्शन है आपकी बाइगेमी के केस में, जो सेक्शन 202 क्लोज 2 BNSS में दी हुई है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन 82 जो बाइगेमी से रिलेटेड था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 83 पे। सेक्शन 83 क्या कहता है? मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, whoever dishonestly, डिसऑनेस्टली क्या है? मेंसरिया, और विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट बोले तो टू डिफ्रॉड समवन, किसी को धोखा देके, इस इंटेंशन के साथ कि मैं उसको सारे फैक्ट्स क्लियर ना करूं, मैं उससे कुछ छुपा लूं, यानी कि इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी, एंड गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड। ठीक है, कोई एक ऐसी सेरेमनी परफॉर्म करता है जिसको वो ये कहता है कि हमारी शादी हो जाएगी इस सेरेमनी से। अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्मों में मैरिज की सेरेमनी अलग अलग होती है। कहीं पे सिंपल एक्सचेंज ऑफ गार्लिंग भी हो सकता है, मैरिज में माना जाए। कहीं पे जिनको आप पगफेरे कहते हैं वो मैरिज में कंसिडर किए जाते हैं। कहीं पे सप्तपदी की 7 कदम अगर साथ रख दिए तो वो मैरिज में कंसिडर किए जाते हैं। कहीं पे मंगल सूत्र पहनाना ही मैरिज कंसिडर किया जाता है। तो बहुत ऐसी सेरेमनीज होती हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे कस्टम के हिसाब से ऐसे मैरिज सोलमनाइज होती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फिर विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन कोई भी इस तरह की सेरेमनी करता है, नोइंग दैट, और ये जानता है, ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, कि ये जो सेरेमनी थी ये किसी रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट नहीं करती। जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे सप्तपदी से कोई मैरिज कंप्लीट होती है, या फिर 7 फेरे लेने से मैरिज कंप्लीट हो रही है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि अगर हम चंद्रमा की रोशनी में खड़े होके ऐसे एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं तो शादी संपन्न मानी जाती है, और मुझे पता है कि ये कोई तरीका नहीं है लॉफुल मैरिज का,
लेकिन मेरी इंटेंशन सामने वाले को डिफ्रॉड करने की है, मेरी इंटेंशन ही डिसऑनेस्ट है, मैं उसको बिलीव करने के लिए मजबूर कर रही हूँ, तो वहां पे पनिशमेंट क्या रहेगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 7 years प्लस फाइन। ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्टली या विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, कोई ऐसी सेरेमनी परफॉर्म करता है जिसको वो कहता है या कहती है कि इससे हमारी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसको ऑलरेडी नॉलेज है, मेनली ही वर्ड यूज हुआ है, तो ये ऑफेंस है, ये मैन कमिट कर रहा है। ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड। वैसे तो स्टार्टिंग के सेक्शन में हमने बताया था कि ही में ही और शी और उसके डेरिवेटिव सारे इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जिन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन है, वो ऑफेंसेस इन रिलेशनशिप ऑफ मैरिज है। तो ज्यादातर केसेस में हस्बैंड जो है वो गिल्टी पार्ट पे रहेंगे, बट हर केस में ऐसा नहीं, जैसे बाइगेमी के केस में मैंने बताया, या फिर डाउरी डेथ के केस में हो सकता है हस्बैंड के इन-लॉज में कोई फीमेल्स भी हो। ठीक है, तो होने को यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट कितनी रहेगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 7 years प्लस फाइन। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 84 पे, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन। एंटाइसिंग का मतलब है बहकाना, आप कह लीजिए, कोई लोभ लालच दे के बातों में लेना। ठीक है, और टेकिंग अवे मतलब जबरदस्ती लेके जाना। Whoever takes or entices away any woman, जो आदमी किसी वुमेन को टेक अवे करता है या एंटाइस अवे करता है, who is the wife of any other man, और वो जो वुमेन है वो ऑलरेडी मैरिड है, किसी की वाइफ है, एंड whom he knows, और जिसका उस पर्सन को पता भी है, जो उसको लेके जा रहा है, जो उसको एंटाइस कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए, उसको पता है कि इसकी शादी हो रखी है और उस पर्सन की ये लीगली मैरिड वाइफ है, या फिर उसको बहुत श्योर नहीं है लेकिन उसके पास रीजन टू बिलीव है। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिससे एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन को ये लगेगा कि हो सकता है ये इसका हस्बैंड हो, और उस सिचुएशन में कोई मैन विद इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन, और वो उस इंटेंशन के साथ उसको लेके जाता है कि वो इलिसिट इंटरकोर्स कर सके किसी पर्सन के साथ, और कंसील्स और डिटेन्स विद दैट इंटेंट एनी सच वुमेन। कोई मैन जो किसी वुमेन को जो ऑलरेडी मैरिड है और जिसके बारे में जो वो फर्स्ट मैन है वो ये जानता है कि ऑलरेडी मैरिड है, या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये मैरिड है, लेकिन उसकी मेंसरिया क्या है, उसकी इंटेंशन ये है कि मैं इसको टेक अवे करता हूँ, मैं इसको एंटाइस अवे करता हूँ, ताकि ये मेरे साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ एक इलिसिट इंटरकोर्स कर सके, क्योंकि वो लीगल इंटरकोर्स तो हो नहीं सकता जब वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो इलिसिट इंटरकोर्स के लिए उसको ले जाना चाह रहा है, और उसके बाद उसको कंसील करता है, छिपाता है या डिटेन करके रखता है इसी इंटेंशन के साथ इस वुमेन को। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट रहेगी वो आइदर डिस्क्रिप्शन की रहेगी अप टू 2 years, या फाइन, या बोथ। और वर्ड यूज हुआ है 2 साल तक की सजा, या सिर्फ फाइन, या फिर सजा और फाइन दोनों। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 85 86 पे। 85 86 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन 85 में हमने पढ़ा था कि अगर हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स किसी लेडी के साथ क्रुएल्टी करते हैं तो वहां पे उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है प्लस फाइन मिल सकता है। ये सेक्शन 85 ने हमने बताया। और सेक्शन 86 बीएनएस आपका क्रुएल्टी को डिफाइन करता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, क्रुएल्टी हम किसको कंसिडर करेंगे? कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट जो कंपेल करता हो उस लेडी को कि वो सुसाइड कमिट कर ले, या फिर वो अपने लाइफ, लिम्ब, हेल्थ को, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे, खतरे में डाल दे, या फिर उस लेडी का इस तरह से हरासमेंट करना, किस व्यू के साथ, ताकि वो उस हरासमेंट से परेशान होकर अपने पास से या अपने घर वालों से कोई प्रॉपर्टी लेके आए, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेके आए, इस पर्पज के साथ अगर उसको हरास किया जा रहा है तो हम उसको क्रूएल्टी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन 85 और 86 है, हम ऑलरेडी भी 2-3 बार कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 87 पे। सेक्शन 87 क्या कहता है? किडनैपिंग
और abducting और inducing woman to compel her marriage etc. एबडक्शन के लिए कोई ऐसा एज प्रिस्क्राइब नहीं है। किडनैपिंग के लिए हमने पढ़ा है कि एज है बिलो 18 हम किडनैपिंग बोलते हैं, ठीक है। whoever kidnaps और abducts any woman, कोई भी अगर किसी वुमेन को किडनैप करता है, अबडक्ट करता है, इंटेंशन क्या है, दैट सी मे बी कंपेल्ड, और उसको नॉलेज है कि सी इज लाइकली टू बी कंपेल्ड। एक तो है कि उसको पता है कि इसको कंपेल किया जाएगा, या फिर उसको नॉलेज है कि ऐसा इसके साथ होने के चांसेस है, ऐसा इसके साथ हो सकता है। क्या हो सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल। किसी वुमेन को उठा के ले जाना, किडनैप करना, एबडक्ट करना, किस इंटेंशन के साथ कि इसको कंपेल किया जाए किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए जो इसकी इच्छा के खिलाफ है। इन ऑर्डर दैट सी मे बी फोर्स्ड और सीड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स, और उसके बाद उसके साथ उसको फोर्सिबली या थ्रू सिडक्शन क्या किया जा सके, इलिसिट इंटरकोर्स में एंटर कराया जा सके। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी रहेगी, अप टू 10 years प्लस फाइन। समझ में आ गया। कोई भी इंसान जो किसी वुमेन को किडनैप करता है, अबडक्ट करता है विद इंटेंशन और नॉलेज दैट सी मे बी कंपेल्ड टू मैरी ए पर्सन अगेंस्ट हर विल एंड इन ऑर्डर दैट सी मे बी फोर्स्ड और सीड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स, तो वहां पे पनिशमेंट रहेगी आइदर डिस्क्रिप्शन की अप टू 10 years प्लस फाइन। ये इस सेक्शन का एक पार्ट है। उसके बाद इसका जो फर्दर पार्ट है वो क्या कहता है, whoever by means of criminal intimidation यानी कि धमका कर, और ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, या फिर किसी तरह से अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करके, कि आपके पास कोई पावर है, कोई डेजिग्नेशन आपका है और आप उसको ब्लैकमेल करके उसका यूज कर रहे हो, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्सन, या किसी भी तरीके से उस लेडी को मजबूर कर रहे हो, इंड्यूसेस एनी वुमन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी जगह से। एक तो होता है कि आप जबरदस्ती लेके जा रहे हो, दूसरा है कि आप इनडायरेक्ट वे में उसको कंपेल कर रहे हो कि वो खुद चल के आए, चाहे आप डरा धमका के कर रहे हो, चाहे आप अपनी अथॉरिटी का अब्यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको कंपेल किया जा रहा है कि वो किसी स्थान पे आए, और आपकी इंटेंट और नॉलेज क्या है कि वहां आने के बाद उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स किया जा सके, उसको शेड्यूस किया जा सके, तो पनिशमेंट सेम रहेगी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन दैट मे एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन। क्लियर है, ये आपका सेक्शन 87 है। तो यहाँ पे आपके ऑफेंसेस जो रिलेटेड टू मैरिज है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम मिस कैरेज वाले सेक्शंस को फर्दर क्लास में कंटिन्यू